स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड स्टार पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? It refers to those endpoints for the attainment of which all the activities of organization are undertaken. ये एक ऐसा पॉइंट है या फिर ये एक ऐसी अटेनमेंट है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। मतलब हमें ऐसा गोल अचीव करना है जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा वो काम कर रहा है। ठीक है, मैं आपको इसकी पहले डेफिनेशन लिखवा देती हूँ और मेरे साथ साथ आप भी नोट करते रहिएगा। इट refers to those endpoints for the attainment of which all the of an organization are undertaken। ये है हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन। It refers to those endpoints for the attainment of which all the activities of an organization are undertaken. It means ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम कर रहा है, जो उसका गोल है उसको अचीव करना ही उसका बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी कई तरह के हो सकते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके 3 पार्ट्स हैं: organizational objective, second social objective, and third is personal objectives. Objectives of management, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा organizational ऑब्जेक्टिव, सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैं इनके बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ human and physical resources available in the organization considering the interest of all stakeholders। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, जो भी फिजिकल रिसोर्स हमारे पास काम कर रहे हैं, उनका फुल यूटिलाइजेशन हो ताकि हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम उसको अचीव कर पाएँ। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का भी इंटरेस्ट इसमें हो। जैसे कि हम कोई भी जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं पहले हम देख लेते हैं कि किस किस पार्टी को इंटरेस्ट हो रहा है। जैसे कि ओनर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर हैं, हमारे गवर्नमेंट हैं, तो उन सब के बारे में भी हमें देखना होता है। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसके 3 पार्ट्स को आगे डिवाइड किया जाता है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के जो मैंने 3 पार्ट बताए थे उनके बारे में और आगे डिटेल से हम एक बार पढ़ लेते हैं। सर्वाइवल,
एवरी बिजनेस वॉन्ट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। हर बिजनेस ये चाहता है कि वो लंबा चले, थोड़े समय में बंद ना हो, सालों साल उसका बिजनेस चलता रहे। सो मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ शुड इंश्योर दैट बिजनेस सर्वाइवल फॉर लॉन्ग। हर बिजनेस ये चाहता है कि वो लंबे समय तक चलता रहे, उसका प्रॉफिट हो, अच्छे टाइम तक चले, अच्छे बिजनेस रिलेशंस बने। सो इसके लिए लगातार बिजनेस का चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैनेजमेंट जो है उसका वो एक पॉजिटिव डिसीज़न ले, उसको ये पता हो कि हमारे बिज़नेस के लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारा बिज़नेस कैसे लंबे समय तक मार्केट में टिक सकता है। सो ये सब मैनेजमेंट की हेल्प की वजह से ही हो सकता है। अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं होगा तो आपका बिज़नेस लंबा नहीं चल सकता। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस हैजार्ड्स एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारे बिजनेस में। अगर हमें कभी कोई नुकसान हो जाता है या कभी कभी ऐसी पॉलिसीज़ आ जाती हैं जिनकी वजह से हमें घाटा हो सकता है। सो जो हमारे पास अगर पहले से ही प्रॉफिट है सो हम उसको मतलब आगे उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं कर सकते। और प्रॉफिट का लगातार बढ़ते रहना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पहला प्रॉफिट ही हम कब तक चलाओगे आप पहला प्रॉफिट, पहले का बचा हुआ प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट जिसे कहते हैं। प्रॉफिट अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, एक तो बिज़नेस को एक्सपेंड करने में, दूसरा आप जो क्रेडिट परचेस करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ। एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो। हर बिजनेस चाहता है कि उसका बिजनेस एक्सपेंड हो, उसकी बिजनेस की ब्रांच हर कंट्री में हो, हर बिजनेस चाहता है ये। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। लेकिन बिजनेस ग्रोथ कब कर सकता है, कब एक्सपेंड कर सकते हैं आप अपने बिजनेस को? तब जब आपका मैनेजमेंट अच्छा हो, आपका मैनेजमेंट जो पॉजिटिव डिसीजंस लेगा तभी ये हो सकता है। मतलब आपके मैनेजमेंट के पास ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि वो और बिजनेसमैन से हटके हो, तभी आपका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो सकता है। सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़। सोशल ऑब्जेक्टिव कहना चाहता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव एक कंसिडरेशन को रेफ़र करता है जिसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट इंक्लूड हो, और किसके दौरान, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के दौरान। मतलब हमारी हर बिज़नेस की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ ना कुछ सोसाइटी की तरफ। सोसाइटी क्योंकि हम जो हमारा बिजनेस है और हम कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, सोसाइटी में ही तो सर्वाइव कर रहे हैं। सोसाइटी से ही हम जो है एसेट्स ले रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सब तो हम सोसाइटी से ही ले रहे हैं। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, सोसाइटी पर हमारा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो, सोसाइटी में हमारी अच्छी इमेज हो जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी रहेगी। अगर हमारी इमेज अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल होगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एशियन पेंट है, वो फंड प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए फार्मर्स को, और जैसे कि एक और है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलरली फंड प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशन, हेल्थ के लिए। क्योंकि अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहते हैं। इससे इनका क्या होगा, इमेज तो साथ साथ अच्छी होगी ही, इनकी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, एक अच्छा नाम मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोसाइटी की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, आपने इसकी डेफिनेशन लिखी ली होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, आइए एक बार इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। It refers to the objective to be determined with respect to the employees of the organization. पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, और भी बहुत सारे लेबर्स होते हैं, तो उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी कुछ चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के भी आगे जाके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल नीड्स, सेकेंड इज़ सोशल नीड्स, एंड थर्ड इज़ हायर लेवल। तो अब हम इनके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। फाइनेंशियल नीड्स क्या होती हैं, एक बार जान लेते हैं इनके बारे में भी। दीज पीपल एक्सपेक्ट अ कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड अदर पैक्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी वर्कर्स या लेबर्स, जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, वो सब चाहते हैं कि उनको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले।
कॉम्पिटिटिव सैलरी के साथ और भी कुछ पर्क्स मिले। पर्क जैसे कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन देता है, जैसे कि ESI कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, होम रेंट, आने जाने का खर्चा। तो ये सब एक एम्प्लॉय चाहता है, जो कि और ऑर्गेनाइजेशन को ये देना भी चाहिए क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय फाइनेंशियल नीड्स चाहता है, उसकी भी कुछ फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। फाइनेंशियल नीड के लिए वो कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहता है, क्योंकि अगर उसकी सैलरी अच्छी नहीं होगी तो अपना खर्चा कैसे चलाएगा, वो क्यों काम करेगा, वो काम छोड़ सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो सकता है। तो हमारा जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, और उसको खुश रखने के लिए अगर वो अच्छे से काम करेगा तो हमारा फ़ायदा होगा, अगर उसका फुलर यूटिलाइजेशन होगा तो हमारा फ़ायदा होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए भी क्या कॉम्पिटिटिव सैलरी बहुत ज़रूरी है, साथ में उसको पर्क्स भी देने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह उसको देना चाहिए, और हॉलीडे पैकेज जैसे देते हैं, होम रेंट देते हैं, आने जाने का खर्चा उन सबको देते हैं, ये सब हम उसको देना चाहिए। ये भी उसकी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की भी कुछ अपनी नीड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल नीड्स। दीज पीपल वॉन्ट टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम देयर पीयर्स, क्योंकि ये भी सोशल नीड्स का मतलब क्या है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर वो भी कुछ चाहते हैं कि उनकी भी एक अलग पहचान हो, उनको भी कोई अलग से रिकॉग्नाइज करे। तो सोशल नीड्स यही कहती हैं हमारी कि एम्प्लॉय भी अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ को ये मौका देना चाहिए, जैसे कि मीटिंग्स हो रही हैं या कोई डिसीज़न लिया जा रहा है तो उसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको भी अच्छा फील होगा कि हाँ हमारे भी यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट है, हमारा भी कोई वजूद है, हम भी यहाँ पर हैं। सो ये है हमारी सोशल नीड्स। नेक्स्ट है हमारा हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स देखते हैं क्या कहते हैं। दीज पीपल वॉन्ट टू गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जो लोग हायर लेवल पर हैं, हायर पोस्ट पर हैं, उन्हीं को आगे प्रमोशन मिलता रहता है, वही आगे बड़े बड़े पोस्ट पर जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमें उनको भी चांस देना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी चाहिए ताकि उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो, उनके डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैंने बताया था आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और अभी हम पढ़ रहे थे ये जो 3 पार्ट थे ये थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के। किसके पार्ट थे ये? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव के पार्ट थे। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को, अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। अगर आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस नहीं बना पाएंगे तब भी आपका लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम कर रहा है उस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनकी ज़रूरतें आप पूरी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को इन दोनों के बीच में डिफरेंस रखना पड़ेगा, वरना हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस है, उसको लॉस भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।